हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वेलकम टू एम इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। आज हम लोग एक नए चैप्टर के साथ आए हैं जिसका नाम डायरेक्टिंग है। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है डिफाइन द टर्म डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग क्या होता है सर? डायरेक्टिंग इज दैट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस विच ensures that the members of an organization work efficiently and effectively for the attainment of desired objective। ठीक है, तो डायरेक्टिंग क्या है? डायरेक्टिंग एक प्रोसेस है, ठीक है, किस चीज़ का? मैनेजमेंट का, जो क्या कहता है? इंश्योरिटी देता है। क्या देता है? इंश्योरिटी देता है। किस चीज़ की इंश्योरिटी देता है सर? कि जो लोग हैं वो एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली काम कर रहे हैं। किस चीज़ के लिए काम कर रहे हैं सर? जो हम लोग ने ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया था उसको अटेन करने के लिए हम लोग एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली काम कर रहे हैं। एज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट डायरेक्टिंग इज कंसर्न्ड विद इंस्ट्रक्टिंग। किस चीज से कंसर्न्ड है? इंस्ट्रक्ट करना, गाइडिंग and supervising and inspiring employees to achieve the predetermined objective। ठीक है, ये सब करना, इंस्ट्रक्ट करना, गाइड करना, सुपरवाइज करना, इंस्पायर करना, किसको? एम्प्लॉयज को। क्यों? ताकि वो हम लोग का जो प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव था, प्री यानी पहले वाला, जो पहले जो हमने ऑब्जेक्टिव को डिसाइड किया था उसको हम लोग अचीव कर सकें। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स इशूइंग ऑर्डर्स। इसके अंदर क्या होता है? ऑर्डर्स इशू होते हैं एंड इंस्ट्रक्शंस टू सबऑर्डिनेट। ठीक, किसको ये सब इशू होता है? ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शन सबऑर्डिनेट्स को। ओवरसीइंग पीपल एट वर्क, लोगों को देखना यानी सुपरवाइज करना। ठीक है, एंड क्रिएटिंग वर्क एनवायरनमेंट वेयर इन द एम्प्लॉइज में परफॉर्म टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटीज। ठीक है, ऐसा वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करना ताकि जो हमारे एम्प्लॉइज हैं वो बिल्कुल बेस्ट अपना दें। ठीक, जितनी भी उनकी एबिलिटीज है उसका वो अपना बेस्ट दें। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन आ रहा है व्हाट इज मेंट बाय सुपरविजन। सुपरविजन क्या होता है? सुपरविजन में भी डिफाइंड एज ओवरसीइंग पीपल। ठीक है, क्या करना? ओवरसी करना, यानी दूसरों को काम करते हुए देखना। एट वर्क फ्रॉम अबव बाय अ सुपीरियर, एक सुपीरियर को जो है रखा जाता है ताकि वो क्या करे? सुपरवाइज करे, काम करवाए लोगों से। ठीक है, उनको ओवरसी करे। द टर्म सुपरविजन इज नॉर्मली यूज्ड इन मैनेजमेंट टू मीन ओवरसीइंग पीपल एट वर्क। ठीक, क्या करना? ओवरसी करना, यानी उनको देखना काम करते हुए कि वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, सही प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। टू इंश्योर दैट दे आर वर्किंग इन द डिजायर्ड मैनर। ठीक है, जो भी डिजायर्ड मैनर था, जिस हिसाब से उनको काम करना चाहिए था, क्या वो उस तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। यही तो काम होता है सुपरवाइजर का, कि वो हर एक को चेक करे कि वो प्रॉपरली उस तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चलिए सर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है व्हाट इज स्पैन ऑफ कंट्रोल मीन्स। स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या होता है? स्पैन ऑफ कंट्रोल मीन्स द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट दैट रिपोर्ट डायरेक्टली टू वन मैनेजर। ठीक है, स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि कितने नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट हैं जो एक सुपीरियर को रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, किसी एक मैनेजर को रिपोर्ट करेंगे। इट इज एसेंशियल टू डिसाइड द एप्रोप्रिएट स्पैन ऑफ कंट्रोल। क्या है? बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक एप्रोप्रिएट स्पैन ऑफ कंट्रोल होना चाहिए। स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या? नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट दैट रिपोर्ट डायरेक्टली टू वन मैनेजर। ठीक है, It is essential to decide the appropriate span of control for each and every manager। ठीक है, एक प्रॉपर appropriate span of control होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर मैनेजर के ऊपर। If the number of subordinate reporting directly to a manager is very large, अगर बहुत ज़्यादा लोग एक ही मैनेजर को जो है क्या करेंगे, जो है रिपोर्ट करेंगे, में कंट्रोल में बिकम इनइफेक्टिव। तो कंट्रोल क्या हो जाएगा? इनइफेक्टिव। क्यों? क्योंकि सर एक इंसान इतने सारे लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकता, इसलिए वहां पे कंट्रोल इनइफेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, ऑन द अदर हैंड इफ द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट इज टू स्मॉल, बहुत कम लोगों को अगर रखा जाएगा, फुल यूज ऑफ मैनेजर्स टैलेंट में नॉट बी मेड। ठीक, तब फिर मैनेजर का जो टैलेंट होना चाहिए था, जो मैनेजर के टैलेंट को यूटिलाइज करना चाहिए था, वो चीज नहीं हो पाएगी। एंड कंट्रोल में बिकम टू टाइट। ठीक है, तो कंट्रोल क्या बन जाएगा? बहुत ज्यादा टाइट हो जाएगा।
कुल मिला के बात यहाँ पे ये कह रहा है, स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है कितने सबऑर्डिनेट हैं जो एक मैनेजर को रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, फिर दूसरी बात इसके अंदर ये कही गई है कि अगर बहुत ज़्यादा लोग एक ही मैनेजर को जो है रिपोर्ट करेंगे तो फिर वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा। ठीक है, और अगर बहुत कम लोग उसको रिपोर्ट करेंगे तो फिर मैनेजर के टैलेंट को फुल्ली यूटिलाइज नहीं किया जा सकता और कंट्रोल भी बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगा। कह रहा है व्हाट इज मेंट बाय मोटिवेशन। मोटिवेशन से आप क्या समझते हैं? मोटिवेशन में बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग और इंड्यूसिंग पीपल। क्या करना? स्टिमुलेट करना, इंड्यूस करना, टू टेक द डिजायर्ड कोर्स ऑफ एक्शन, ताकि वो क्या कर सकें, जो डिजायर्ड कोर्स ऑफ एक्शन है उसको वो कर सकें। इट इज द एक्ट ऑफ इंस्पायरिंग एम्प्लॉय। क्या करना? एम्प्लॉयज को इंस्पायर करना, टू वर्क हार्ड। क्यों? ताकि वो काम बहुत अच्छे से करें। टू अचीव द डिजायर्ड गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्यों काम करें अच्छे से? ताकि वो एक जो गोल डिसाइड हो रखा है ऑर्गेनाइजेशन का उसको अचीव किया जा सके। चलिए सर इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है डिफाइन लीडरशिप। लीडरशिप में बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस ऑफ अदर। ठीक, क्या है? एक प्रोसेस है जिससे क्या होता है, लोगों को जो काम कर रहे हैं इन एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनके बिहेवियर को क्या किया जाता है? इन्फ्लुएंस किया जाता है। उनकी परफॉर्मेंस को क्या किया जाता है? इन्फ्लुएंस किया जाता है। ठीक है, इन ग्रुप एफर्ट्स टूवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ स्पेसिफिक गोल। ठीक है, क्यों किया जाता है? ताकि अपना जो एक स्पेसिफिक गोल उनको अचीव करना था वो क्या कर सकें? अचीव कर सकें। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आता है डिफाइन द टर्म कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है सर? कम्युनिकेशन में बी डिफाइंड एज एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स। क्या है? फैक्ट्स को एक्सचेंज करना, आइडियाज, ओपिनियंस और इमोशंस। ठीक है, किस चीज को एक्सचेंज करना आपस में? फैक्ट्स को, आइडिया को, ओपिनियन को और इमोशंस को बिटवीन टू और मोर पर्सन। ठीक है, टू क्रिएट अ कॉमन ग्राउंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग। क्यों ये चीज एक्सचेंज करी जा रही है? ताकि एक कॉमन ग्राउंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपस में हो सके। चलिए सर इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है व्हाट इज डेमोक्रेटिक लीडरशिप। डेमोक्रेटिक लीडरशिप क्या होती है? डेमोक्रेटिक लीडरशिप ऑल्सो कॉल्ड पार्टिसिपेटिव लीडरशिप। इसका दूसरा नाम क्या है? पार्टिसिपेटिव लीडरशिप इज अ स्टाइल ऑफ लीडरशिप। ठीक है, एक ये स्टाइल है लीडरशिप का इन विच द लीडर कंसल्ट्स विद सबऑर्डिनेट। इसके अंदर क्या होता है? लीडर कंसल्ट करता है किससे? सबऑर्डिनेट से। ठीक है, इन्वॉल्व्स देम इन डिसीजन मेकिंग, और उन सबऑर्डिनेट्स को भी डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व किया जाता है। एनकरेजेस डिस्कशन एंड सजेशन। ठीक है, एनकरेज भी करता है डिस्कशन को और सजेशन भी उनसे मांगता है। येट रिटेन्स द फाइनल अथॉरिटी, लेकिन फाइनल अथॉरिटी उसकी खुद की होती है कि वो चीज़ वो अप्रूव करेगा कि नहीं करेगा। सबऑर्डिनेट्स ओपिनियंस आर वैल्यूड। ठीक है, उनके ओपिनियंस को क्या किया जाता है? वैल्यू किया जाता है। एंड देयर इज म्यूचुअल ट्रस्ट। ठीक है, उनमें क्या होता है? आपस में म्यूचुअल ट्रस्ट होता है। एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल एम्स। ठीक है, और आपस में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी शेयर करते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है, या एम है उसको क्या किया जा सके? अचीव किया जा सके। फिर अगला क्वेश्चन आता है डिफाइन ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। ये क्या होती है सर? ऑटोक्रेटिक लीडरशिप इज अ स्टाइल इन विच द लीडर अलोन मेक्स डिसीजन। ठीक है, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप एक स्टाइल है जिसके अंदर क्या होता है? लीडर अपना खुद डिसीजन लेता है अकेले। होल्ड्स ऑल द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद होल्ड आउट करता है। गिव्स ऑर्डर टू सबऑर्डिनेट, लेकिन ऑर्डर्स देता है सबऑर्डिनेट को विदाउट कंसल्टिंग देम, उनसे कंसल्टेशन यहाँ पे नहीं चलती है। ठीक है, ये डेमोक्रेटिक से हटके है थोड़ा सा। ठीक, एक्सपेक्ट्स ओबीडियंस, उनसे ओबीडियंस एक्सपेक्ट की जाती है कि सबऑर्डिनेट हमारी बात को मानेंगे, सुनेंगे और मेरा जो भी हम उनको ऑर्डर्स देंगे, इंस्ट्रक्शंस देंगे, उनको वो कबूल करेंगे। एंड एक्सरसाइजेस अ स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर द एक्शंस एंड बिहेवियर। ठीक है, एक स्ट्रिक्ट कंट्रोल उनके ऊपर रखा जाता है, उनके एक्शंस पे और उनके बिहेवियर के ऊपर, किसके? जो सबऑर्डिनेट्स हैं हमारे। ठीक है, चलिए सर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है व्हाट इज ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप। ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप इज अ स्टाइल इन विच द लीडर मैनेजेस स्ट्रिक्टली बाय द बुक। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? ब्यूरोक्रेटिक में ये भी एक स्टाइल है लीडरशिप का। इसके अंदर लीडर क्या करता है? जो किताब के अंदर लिखा गया है उसी को फॉलो करता है स्ट्रिक्टली।
फॉलोइंग इस्टेब्लिश प्रोसीजर्स, ठीक है, जो भी प्रोसीजर्स इसने इस्टेब्लिश कर रखे थे उन्हीं को बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करता है। रूल्स एंड पॉलिसीज, जितने भी रूल्स एंड पॉलिसीज हैं इस्टेब्लिश पहले से उन्हीं को फॉलो किया जाता है। एवरीथिंग इज डन इन अकॉर्डेंस विद द फॉर्मल रेगुलेशंस, ठीक है, फॉर्मल रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ही सब कुछ फॉलो किया जाता है, ठीक है। इफ अ सिचुएशन इज नॉट कवर्ड बाय एग्जिस्टिंग रूल द मैटर इज रेफर्ड अपवर्ड, अगर एग्जिस्टिंग रूल में कोई मैटर एग्जिस्ट नहीं करता तब फिर वो क्या होता है, वो उसको अपने सुपीरियर को रेफर कर दिया जाता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आ रहा है, डिफाइन द लेजेस फायर लीडरशिप। लेजेस फायर लीडरशिप क्या होती है? लेजेस फायर लीडरशिप ऑल्सो कॉल्ड फ्री रेन लीडरशिप, इसको फ्री रेन लीडरशिप भी कहा जाता है, इज अ स्टाइल, ये भी एक लीडरशिप का स्टाइल होता है, वेयर द लीडर गिव्स मैक्सिमम फ्रीडम टू सबऑर्डिनेट इन डिसीजन मेकिंग। इसके अंदर क्या करता है, मैक्सिमम फ्रीडम दे देता है सबऑर्डिनेट्स को अपने कि वो डिसीजन ले सकें। द लीडर प्रोवाइड्स वेरी लिटिल गाइडेंस, ठीक है, लीडर क्या करता है, बहुत ही कम लेवल पे गाइडेंस प्रोवाइड करता है, डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। एंड अलाउ सबऑर्डिनेट टू सेट देयर ओन गोल्स, ठीक, सबऑर्डिनेट्स को अलाउ कर देता है कि वो अपने खुद के गोल्स डिसाइड कर लें। मेक देयर ओन प्लान्स, अपने खुद के प्लान्स बनाए, एंड कैरी आउट टास्क इन द वे दे थिंक बेस्ट, ठीक है, अपने हिसाब से जो उनको सबसे ज्यादा बेस्ट लगता है उस वे के अंदर वो क्या करें, अपने काम को अंजाम दें। द लीडर एक्ट्स ओनली एज अ फैसिलिटेटर और गाइड व्हेन रिक्वायर्ड, लीडर किस तरह, लीडर कैसे एक्ट करता है, सिर्फ एज अ फैसिलिटेटर या फिर हेल्पर, ठीक है, या फिर वो उसको कह दिए एक तरह से गाइड करता है खाली बस, ठीक है, उसके अलावा वो कुछ नहीं करता, पूरी फ्रीडम किसको दे देता है, अपने सबऑर्डिनेट्स को दे देता है। चलिए सर इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है एक्सप्लेन द वेरियस इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, क्या क्या इंपॉर्टेंस है डायरेक्टिंग की। पहला कहता है इनिशिएट्स एक्शन, डायरेक्टिंग कॉन्स्टिट्यूट्स द लाइफ स्पार्क ऑफ एन एंटरप्राइज एंड सेट इट इनटू मोशन, ठीक है, लाइफ स्पार्क ऑफ एन एंटरप्राइज एंड सेट इट इनटू मोशन, यानी जो भी काम करना था उसको क्या किया जा रहा है, अब एक्शन में लाया जा रहा है। ऑल एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर इनिशिएट थ्रू डायरेक्शन, ठीक है, सारी एक्टिविटी कब इनिशिएट होती है, सारी एक्टिविटी कैसे इनिशिएट, किसके थ्रू इनिशिएट होती है, डायरेक्शन के थ्रू इनिशिएट होती है। द पर्पज ऑफ डायरेक्शन इज टू एक्टिवेट एम्प्लॉयज टू वर्क, पर्पस क्या था पूरा डायरेक्शन का, ताकि हम एम्प्लॉयज को एक्टिवेट कर सकें कि वो काम करें। फिर आता है अगला इंप्रूव्स एफिशिएंसी, मैनेजर्स यूटिलाइज दिस पोटेंशियल थ्रू मोटिवेशन, ठीक है, मोटिवेशन के थ्रू क्या करते हैं मैनेजर्स, यूटिलाइज करते हैं पोटेंशियल्स को, एंड लीडरशिप विच आर द पार्ट्स ऑफ डायरेक्टिंग, ये किसके पार्ट थे, डायरेक्टिंग के पार्ट थे। अ मैनेजर परसुएट्स हिज सबऑर्डिनेट, ठीक है, परसुएट करता है यानी उनको मनाता है, उनको गाइड करता है अपने सबऑर्डिनेट्स को टू वर्क द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटीज, किस लिए, ताकि वो अपने सबसे अच्छी जितनी भी अच्छी एबिलिटीज को यूज कर सकते हैं उस बेस्ट वे में यूज करके उसको काम को अंजाम दें। फिर कहता है एंश्योर्स कोऑर्डिनेशन, it is necessary to integrate individual efforts so that the organization goal can be achieved, ठीक है, इंटीग्रेट करना जरूरी है एक इंडिविजुअल एफर्ट्स को, कि वो किससे इंटीग्रेट करे, ऑर्गेनाइजेशन के गोल से, ताकि उसकी जो एक्टिविटी वो कर रहा है वो किस चीज में काम आ सके, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में काम आ सके, ठीक है। मैनेजर्स इंटीग्रेट द एफर्ट्स ऑफ सबऑर्डिनेट, मैनेजर्स क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं सबऑर्डिनेट्स के एफर्ट्स को, ठीक है। डायरेक्टिंग हेल्प्स इन क्रिएटिंग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ठीक, डायरेक्टिंग क्या मदद करती है इसके अंदर, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में मदद करती है। एंड टीम वर्क अमंग द मेंबर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, टीम वर्क करवाती है अमंग द मेंबर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। फिर कहता है फैसिलिटेट चेंज, ठीक है, फैसिलिटेट चेंज, A manager can persuade his subordinate to accept and carry out changes, क्या करता है मैनेजर्स, परसुएट करता है अपने सबऑर्डिनेट को कि वो एक्सेप्ट करें और उसी चेंज कि वो एक्सेप्ट करे चेंजेस को और उसी हिसाब से फिर वो काम करें, ठीक, फ्रॉम टाइम टू टाइम इन देयर ओन इंटरेस्ट, ठीक। इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड परसुएसिव लीडरशिप एनेबल्स मैनेजर्स टू ब्रिंग अबाउट नेसेसरी चेंजेस, इंफॉर्मेशन शेयर करी जाती है यहाँ पे, ठीक है, परसुएसिव लीडरशिप होती है जो एनेबल करती है मैनेजर्स को कि वो चेंजेस को, जो भी वो चेंजेस करना चाह रहे हैं उसको वो आराम से स्मूथली कर सकें।
अगला पॉइंट कह रहा है बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजर्स ब्रिंग अबाउट बैलेंस बिटवीन द इंडिविजुअल इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉइज एंड ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। ठीक है, इंडिविजुअल का जो इंटरेस्ट है उसको और ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरेस्ट है उसको क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। किसके थ्रू, थ्रू डायरेक्टिंग फंक्शंस। किसके थ्रू, थ्रू डायरेक्टिंग फंक्शंस। ठीक है, through guidance, motivation and leadership, managers make employees realize that they can achieve their personal goal। ठीक है, इससे वो क्या करते हैं, पर जो सबऑर्डिनेट उनको रियलाइज करवाते हैं कि वो अपने पर्सनल गोल को अचीव कर सकते हैं बाय सेटिस्फाइंग ऑर्गेनाइजेशन गोल। ठीक है, किस तरीके से, अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करके। ठीक है सर, चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सुपरवाइजर। सुपरवाइजर का क्या क्या फंक्शन होता है। सबसे पहला कहता है शेड्यूलिंग द वर्क। द सुपरवाइजर प्रिपेयर्स द शेड्यूल ऑफ एक्टिविटीज ऑफ हिज सबऑर्डिनेट। क्या करता है, प्रिपेयर करता है शेड्यूल को, शेड्यूल क्या करता है, प्रिपेयर करता है शेड्यूल ऑफ एक्टिविटीज को, किसकी, सबऑर्डिनेट्स की, टू इंश्योर अ स्टडी एंड इवन फ्लो ऑफ वर्क। ठीक है, एक पूरा फ्लो में काम चलता रहे इसलिए। ठीक, शेड्यूलिंग इन्वॉल्व्स लेइंग डाउन द टाइम फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज। एक टाइमिंग जो है रखी जाती है कि कौन सा काम कब कैसे किस तरह से करना है। ठीक है, इशूइंग ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शन। द सुपरवाइजर इशूज ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शन फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क। क्या करता है सुपरवाइजर, इशू करता है ऑर्डर्स को और इंस्ट्रक्शन को ताकि काम किया जा सके, एग्जीक्यूट किया जा सके। द पर्पज ऑफ एन ऑर्डर इज टू इनिशिएट। क्या है पर्पज, इनिशिएट करना, मॉडिफाई और हॉल्ट एनी एक्शन। ठीक है, या तो इनिशिएट करना, शुरू करना, या फिर कोई काम में चेंज करना, या फिर रोक देना एनी एक्शन, कोई भी एक्शन को ऑन द पार्ट ऑफ सबऑर्डिनेट। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस टेल्स वर्कर्स हाउ द वर्क इज टू बी डन। इंस्ट्रक्शन क्या करता है, वर्कर्स को बताता है किस तरीके से काम करना हैगा। ठीक, गाइडिंग सबऑर्डिनेट्स, इट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ सुपरवाइजर टू गाइड एंड एडवाइस सबऑर्डिनेट। ठीक है, गाइडेंस देना और एडवाइस करना सबऑर्डिनेट को, ये क्या है, एक प्राइमरी फंक्शन हैगा किसका, सुपरवाइजर का। ही एक्सप्लेन्स द प्लान्स एंड पॉलिसीज ऑफ मैनेजमेंट टू वर्कर्स। जो मैनेजर होता है वो एक्सप्लेन करता है प्लान्स को, पॉलिसीज को, ठीक है, वर्कर्स को अपने। ठीक, फिर कहता है अगला पॉइंट, मोटिवेटिंग वर्कर्स, इंस्पायरिंग सबऑर्डिनेट टुवर्ड्स बेटर वर्क परफॉर्मेंस इज अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन। ठीक है, इंस्पायर किया जाता है किसको, सबऑर्डिनेट को, ताकि वो अपने काम को और बेटर वे में कर सके, उनकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव किया जा सके। द सुपरवाइजर क्रिएट्स एंथुसियाज्म। क्या करता है, एंथुसियाज्म क्रिएट करता है सुपरवाइजर। फिर कहता है हैंडलिंग ग्रीवियंसेस। द सुपरवाइजर लिसन्स टू द ग्रीवियंसेस। ठीक है, जो भी शिकायतें होती हैं, जो कमियां उनको लग रही होती हैं अपने सबऑर्डिनेट्स को, उनको सुपरवाइजर सुनता है। एंड कंप्लेंट्स, जो भी शिकायतें हैं, ठीक है, ऑफ वर्कर्स एंड टेक ऑल पॉसिबल स्टेप्स टू रिमूव देम। फिर उसके बाद वो सुपरवाइजर क्या करता है, सारे जो भी स्टेप्स वो ले सकता है वो उसको लेता है ताकि उनकी ये ग्रीवियंसेस और कंप्लेंट्स को ख़त्म किया जा सके। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक्सप्लेन द मैस्लोस थ्योरी ऑफ नीड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के लिए। तो क्या है मैस्लो थ्योरी ऑफ नीड। पहला कहता है फिजियोलॉजिकल नीड्स। These include the need of air, water, food, sleep, etc. ठीक है, किस किस चीज़ की नीड है इसमें, एयर की, वाटर की, फूड की, स्लीप की, और भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। ठीक, दीज आर द मोस्ट बेसिक नीड्स। क्या है, सबसे बेसिक नीड्स होती हैं एक एम्प्लॉय की। एंड मस्ट बी सेटिस्फाइड बिफोर ऑल द नीड्स। इसको हमेशा पहले सेटिस्फाई करना चाहिए बिफोर अदर नीड्स। सेटिस्फैक्शन ऑफ सच नीड इज एसेंशियल फॉर ह्यूमन लाइफ। अगर इनको सेटिस्फाई नहीं किया गया तो ह्यूमन लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। ठीक, देयरफॉर फिजियोलॉजिकल नीड्स आर ऑल्सो नोन एज सर्वाइवल नीड्स। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, सर्वाइवल नीड्स भी कहा जाता है। फिर अगला आता है सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड। These include physical safety against the danger and economic security against old age and sickness। ठीक है, तो फिजिकल सेफ्टी चाहिए, ठीक है, कोई डेंजर है अपनी बॉडी को बचाना है उसके लिए एक सेफ्टी चाहिए, प्लस अपने आने वाले कल के लिए जब इंसान बूढ़ा हो जाएगा या फिर कोई बीमार हो जाएगा तो उस टाइम पे इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी उनको चाहिए होती है। ठीक है, फिर आता है सोशल एंड एफिलिएशन नीड्स। मैन इज सोशल इन नेचर। मैन क्या है, एक इंसान क्या होता है, सोशल होता है। ठीक है, उनका नेचर कैसा होता है, सोशल होता है। ही नीड्स लव, अफेक्शन, सेंस ऑफ बिलोंगिंग, फ्रेंडशिप
विद अदर्स, ठीक है। ये सब चीज़ें एक इंसान को चाहिए होती हैं। देयरफॉर एन इंडिविजुअल क्रिएट्स अ फैमिली, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड, ठीक है। इसलिए वो क्या करता है, क्रिएट करता है फैमिली को भी, रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, एक्सेट्रा, ठीक है। ईगो और एस्टीम नीड, दीज इंक्लूड सेल्फ एस्टीम एंड स्टीम ऑफ अदर्स, ठीक है। अपनी खुद की इज्जत और दूसरों की भी इज्जत करना। सेल्फ एस्टीम मीन्स सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम का मतलब खुद के अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना, सेल्फ रिस्पेक्ट होना, ठीक है। एस्टीम ऑफ अदर मीन्स पावर, प्रेस्टीज, रिकॉग्निशन, रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स, ठीक है। दूसरे हमारी पावर को समझें, प्रेस्टीज हमारी समझें, रिकॉग्नाइज करें हमको, हमारी रिस्पेक्ट करें, ठीक है। फिर आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, दिस इम्प्लाइज द डिजायर टू बिकम वॉट वन इज केपेबल ऑफ बिकमिंग, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, वो बनना जो एक इंसान बन सकता है, ठीक है, वो बनना जो एक इंसान बन सकता है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड रिफर्स टू need to grow and self fulfillment. These needs are infinite as there is no limit to progress. ये infinite क्यों होती है, क्योंकि लिमिट नहीं है कोई भी प्रोग्रेस की, इंसान जितना चाहे उतना ज़्यादा प्रोग्रेस कर सकता है। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है What are the objectives of communication? कम्युनिकेशन के क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है टू एजुकेट एंड ट्रेन पीपल। बिजनेस फर्म यूज वेरियस मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन टू एजुकेट वर्कर्स एंड कंज्यूमर्स, ठीक है। बिजनेस फर्म्स जो होती हैं बहुत सारे तरीके से क्या करती हैं, कम्युनिकेशन करती हैं, ताकि वो क्या कर सकें, वर्कर्स को अपने एजुकेट कर सकें, कंज्यूमर्स को एजुकेट कर सकें। दे इशू ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। फर्म्स क्या करती हैं, ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शंस को इशू करती हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, सो दैट दे मे परफॉर्म देयर जॉब एफिशिएंटली। क्यों, ताकि वो अपनी जॉब को एफिशिएंटली, इफेक्टिवली जो है कर सकें। फिर आता है अगला पॉइंट, टू मोटिवेट एम्प्लॉयज। कम्युनिकेशन सीक्स टू एम्प्लॉयज इंटरेस्टेड इन देयर ड्यूटीज एंड इन द कंपनी एज अ होल। क्या करता है, एम्प्लॉयज को इंटरेस्टेड बनाता है कम्युनिकेशन उनके ड्यूटीज में और कंपनी एज अ होल, ठीक है। मैनेजर इंस्पायर वर्कर्स टू वर्क हार्ड। मैनेजर्स क्या करते हैं, वर्कर्स को इंस्पायर करते हैं कि वो हार्ड वर्क करें टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। फिर कहता है टू प्रमोट मैनेजरियल एफिशिएंसी। कम्युनिकेशन एम्स एट इंप्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। कम्युनिकेशन क्या करता है, एम रखता है कि हम क्या करें, इंप्रूव करें एफिशिएंसी किसकी, मैनेजमेंट की, ठीक। मैनेजर्स प्रोवाइड गाइडेंस टू एम्प्लॉयज। मैनेजर्स क्या करते हैं, गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं एम्प्लॉयज को थ्रू कम्युनिकेशन। फिर कहता है टू इम्प्लीमेंट डिसीजन क्विकली। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज डिजाइंड टू इम्प्लीमेंट डिसीजन क्विकली, ठीक। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इस तरीके से डिजाइन करी जाती है ताकि वो डिसीजंस को क्विकली क्या कर सके, इम्प्लीमेंट करवा सकें। सबऑर्डिनेट अंडरस्टैंड मैनेजरियल डिसीजंस, ठीक है। सबऑर्डिनेट क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं किसको, मैनेजरियल डिसीजंस को, एंड टेक स्टेप्स टू इम्प्लीमेंट देम। फिर क्या करते हैं, वो अपने स्टेप्स लेते हैं ताकि उसको क्या किया जा सके, इम्प्लीमेंट किया जा सके। फिर अगला पॉइंट कहता है टू फैसिलिटेट लीडरशिप। द इफेक्टिवनेस ऑफ लीडर डिपेंड्स अपॉन देयर कम्युनिकेशन स्किल। लीडर कितना इफेक्टिव है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर डिपेंड करता है। पर्सनल कम्युनिकेशन हेल्प्स मैनेजर इन मेंटेनिंग मैन टू मैन रिलेशनशिप। अगर मैनेजर पर्सनल कम्युनिकेशन कर रहा है तो फिर वो हर एक इंसान से अच्छी एक रिलेशनशिप क्रिएट कर सकता है। चलिए सर इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है एक्सप्लेन द बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। क्या क्या रुकावटें आती हैं कम्युनिकेशन में। पहला आता है फिजिकल बैरियर। डिस्टेंस बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर ऑफ द मैसेज इज एन इंपॉर्टेंट बैरियर, ठीक है। एक रिसीवर और एक सेंडर के बीच में कितना डिफरेंस है वो एक इंपॉर्टेंट बैरियर बन जाता है। नॉइस एंड एनवायरमेंटल डिस्टर्बेंसेस आर अदर फिजिकल बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, ठीक है। और क्या फिजिकल बैरियर होता है, नॉइज है, एनवायरमेंटल डिस्टर्बेंसेस हैं, ये सब भी क्या है, फिजिकल बैरियर बनते हैं कम्युनिकेशन के अंदर। फिर आता है पर्सनल और साइकोलॉजिकल बैरियर। पर्सनल फैक्टर्स लाइक जजमेंट, इमोशंस एंड सोशल वैल्यूज क्रिएट साइकोलॉजिकल डिस्टेंस बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर, ठीक है। आपकी जजमेंट कैसी है, आपके इमोशंस कैसे हैं, आपका सोशल वैल्यूज़ कैसा है, ये भी क्या करता है, डिस्टेंस क्रिएट करता है, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट डालता है सेंडर और रिसीवर के बीच में। फिर आता है सिमेंटिक और लैंग्वेज बैरियर। द सेम वर्ड्स में कन्वे डिफरेंट मीनिंग्स, ठीक है। एक वर्ड की कई सारी मीनिंग्स होती हैं टू डिफरेंट पीपल, ठीक। अब कोई इंसान उसको किसी और वे में लेके चला जाता है, कोई इंसान उसको किसी और वे में लेके चला जाता है। पीपल इंटरप्रेट वर्ड्स एंड सिंबल्स इन टर्म्स ऑफ देयर ओन
एक्सपीरियंस एंड थिंकिंग, अपने एक्सपीरियंस और अपनी सोच के हिसाब से ही वो उसको क्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, और अगर गलत वे में लेके चलेगा तो फिर ये क्या बन जाता है, बैरियर बन जाता है। प्री मैच्योर इवैल्यूएशन, सम पीपल आर इन द हैबिट ऑफ फॉर्मिंग अ जजमेंट बिफोर रीडिंग लिसनिंग टू द एंटायर मैसेज। क्या करते हैं कुछ लोग की आदत है पहले से ही जजमेंट क्रिएट कर देना, ना उसको रीड करने देना, ना उसके बारे में सुनना मैसेज के बारे में। दिस टेंडेंसी इज कॉल्ड प्री मैच्योर इवैल्यूएशन। इससे क्या होता है, ये भी एक बैरियर है, ठीक है। उन्होंने पूरे मैसेज को सुना ही नहीं, पूरे मैसेज को समझा ही नहीं, और उन्होंने अपने आप से जजमेंट बना लिया। इन अटेंशन, इन एडिक्वेट अटेंशन टू द मैसेज इज लाइकली टू क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग। आप अटेंशन दे नहीं रहे थे उनकी बातों के ऊपर, जैसे आप अभी हमारी बातों को सुन नहीं रहे हैं, सिर्फ कान में लगाए हुए हैं, तो फिर आप क्या होगा, यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएगी। इन अटेंशन में अराइज ड्यू टू बिजीनेस और द मैसेज इज कॉन्ट्रारी टू द एक्सपेक्टेशन। या तो बिजी आप इतना ज़्यादा होंगे कि आप हमारी बात को ना सुने, या फिर आप के हिसाब से जो आप सोच रहे थे उस हिसाब से बात ही नहीं करी जा रही होगी, तो इससे क्या होगा, एक बैरियर क्रिएट हो जाएगा हमारे और आपके बीच में, यानी सेंडर और रिसीवर के बीच में। ठीक है सर, चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट आर द मेथड्स अवेलेबल टू ओवरकम द बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। किस तरीके से जो बैरियर्स हैं कम्युनिकेशन को, उससे ओवरकम किया जा सकता है। सबसे पहला आता है वेल ड्राफ्टेड मैसेज। द मैसेज टू बी ट्रांसमिटेड मस्ट बी क्लियर। ठीक है, क्या होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, एंड कंसाइज होना चाहिए, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। इट इज़ वेरी एसेंशियल टू नो द ऑडियंस। हमेशा पहले ऑडियंस को समझिए कि ऑडियंस है कैसी सामने, फॉर होम द मैसेज इज मेंट। ठीक है, ताकि उस हिसाब से उनको मैसेज फिर डाला जा सके। फिर आता है प्रॉपर लैंग्वेज। द मैसेज शुड बी एक्सप्रेस्ड इन सिंपल एंड ईजी लैंग्वेज। ठीक है, सिंपल और ईजी लैंग्वेज में होना चाहिए। द वर्ड सिंबल यूज टू कन्वे द मैसेज शुड मैच विद द रेफरेंस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिसीवर। जिस तरीके की अंडरस्टैंडिंग है रिसीवर की, उस हिसाब से मैसेज को ड्राफ्ट करना चाहिए। फिर कहता है टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। द कम्युनिकेटर एंड द कम्युनिकेटी बोथ शुड पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। दोनों को ही पार्टिसिपेट करना पड़ेगा कम्युनिकेशन के अंदर। इट शुड बी अ टू वे ट्रैफिक। टू वे ट्रैफिक होगा तभी आपस में एक अच्छी कम्युनिकेशन हो सकती है। साउंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। चेन ऑफ कमांड शुड बी शॉर्ट एज टू स्पीड अप द फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन। चेन ऑफ कमांड जो है ना वो शॉर्ट होनी चाहिए ताकि इन्फॉर्मेशन बहुत तेज़ी से फ्लो हो सके। द अथॉरिटी एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी पोजीशन शुड बी मेड क्लियर। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हर पोजीशन की हमेशा क्लियर होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी, कम्युनिकेशन शुड बी कंसिस्टेंट विद द गोल्स एंड पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हमेशा जो है कम्युनिकेशन क्या होनी चाहिए, कंसिस्टेंट विद द गोल्स। ठीक है, जो भी उनके गोल्स हैं, जो भी उनकी पॉलिसीज हैं उस ऑर्गेनाइजेशन की, उस हिसाब से ही कंसिस्टेंट कम्युनिकेशन भी होनी चाहिए। देयर शुड बी नो कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन द वर्ड्स एंड एक्शन। ठीक है, कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होना चाहिए कि वर्ड्स कुछ और कह रहे हैं, एक्शन कुछ और हो रहा है। ठीक है सर, चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है व्हाट आर द स्टेप्स अवेलेबल इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। किस तरीके से कम्युनिकेशन होती है, क्या स्टेप्स है कम्युनिकेशन में। पहला आता है सेंडर। सेंडर और कम्युनिकेटर इज द पर्सन हु सेंड्स अ मैसेज और एन आइडिया। ठीक है, सेंडर कौन होता है, वो एक पर्सन है जो मैसेज को भेज रहा है। ठीक है, मैसेज या फिर आइडिया को। ही इज द सोर्स एंड इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। यही सोर्स होता है और यही इनिशिएट करता है, यानी स्टार्ट करता है किसको, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन को। फिर आता है मैसेज। मैसेज इज वॉट इज कन्वेड बाय द सेंडर। मैसेज क्या है, जो भी कन्वे किया जा रहा है बाय द सेंडर। इट कंसिस्ट ऑफ वर्ड्स, फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियंस एक्सेट्रा। ठीक है, इट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कम्युनिकेशन। ये क्या है, सब्जेक्ट मैटर है किस चीज़ का, कम्युनिकेशन का। फिर आता है एनकोडिंग। इट इज द यूज ऑफ एप्रोप्रिएट वर्बल एंड नॉन वर्बल लैंग्वेज फॉर ट्रांसमिटिंग द मैसेज। ठीक है, इट इज़ द यूज ऑफ एप्रोप्रिएट वर्बल एंड नॉन वर्बल लैंग्वेज फॉर ट्रांसमिटिंग द मैसेज। एनकोडिंग क्या है कि वर्बल और नॉन वर्बल लैंग्वेज को यूज़ करना इस प्रॉपर तरीके से ताकि मैसेज को कन्वे किया जा सके। फिर आता है चैनल। इट इज़ द मीडियम और रूट थ्रू विच द मैसेज इज पास्ड। ठीक है, ये क्या होता है, एक रूट होता है या फिर एक मीडियम होता है जिसके थ्रू मैसेज को हम लोग भेजते हैं सेंडर से रिसीवर तक। इट मे बी फेस टू फेस, टेलीफोन, लेटर एक्सेट्रा। फिर आता है रिसीवर। रिसीवर और कम्युनिकेटी। रिसीवर और कम्युनिकेटी इज द पर्सन और ग्रुप हु इज सपोज टू रिसीव द मैसेज। ठीक है, ये लोग कौन होते हैं, जो लोग मैसेज रिसीव कर रहे हैं। फिर आता है डिकोडिंग।
इट मीन्स ट्रांसलेटिंग द मैसेज इनटू वर्ड्स, ठीक है, ट्रांसलेट करना मैसेज को किसमें, वर्ड्स में, फॉर द पर्पज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ताकि उसको रिसीवर क्या कर सके, अंडरस्टैंड कर सके। द रिसीवर इंटरप्रेट द मैसेज, फिर रिसीवर क्या करता है, उस मैसेज को इंटरप्रेट करता है। फिर अगला स्टेप आता है फीडबैक। इट इज द रिस्पॉन्स और रिएक्शन बाय द रिसीवर। ये क्या होता है फीडबैक, रिस्पॉन्स या फिर रिएक्शन किसका, रिसीवर का। इट रिप्रेजेंट्स द रिटर्न फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, क्या रिप्रेजेंट करता है, रिटर्न फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। विद द हेल्प ऑफ फीडबैक द रीडर कैन जज द इफेक्टिवनेस ऑफ हिज मैसेज, ठीक है। तो जो फीडबैक के जरिए रीडर क्या जज कर सकता है, अपनी जो कम्युनिकेशन है उसको उसकी कितनी इफेक्टिवनेस थी उसको जज कर सकता है। विदाउट इट द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन रिमेन्स इनकम्प्लीट। अगर फीडबैक नहीं होगा तो फिर प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन है वो क्या रहेगा, इनकम्प्लीट रहेगा, क्योंकि हम नहीं समझ सकते आखिर में कि सामने जिसको हमने मैसेज भेजा है क्या उसको समझ में आया उससे, ठीक है, जब तक कि उससे हमें फीडबैक उसका ना मिल जाए। आई होप कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे, कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा जो आपको क्लियर ना हुआ हो। अगर कोई ऐसी चीज़ है तो प्लीज़ डू आस्क मी इन अ कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली गोइंग टू रिप्लाई यू, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, नहीं तो लेटेस्ट अपडेट आप तक नहीं पहुंच पाएगी। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच।